हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट रिसर्च एप्टीट्यूड से वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ से कई क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, चाहे फिर वो फॉर्मेट में हो मैचिंग के, यानी मैचिंग भी यहाँ से बन सकती है, स्टेटमेंट बन सकता है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर यूजीसी नेट रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक को क्लियर करने के लिए छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन है विद आंसर 100 है, जिसको हम लोग कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो के लास्ट में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च? रिसर्च का यानी शोध का प्राथमिक उद्देश्य इनमें से क्या है? टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और वेरीफाई एंड टेस्ट ओल्ड फैक्ट, नए तथ्यों की खोज करना या पुराने तथ्यों को सत्यापित करना। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिसर्च टाइप एम्स एट अ इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग? किस प्रकार के शोध का उद्देश्य तत्कालिक समस्या का समाधान करना, यानी अभी कोई प्रॉब्लम आ गई है, जनरली कहाँ पे यूज होती है? स्कूल्स वगैरह में यूज होता है। टीचर ये जो क्रियात्मक शोध है ये एक्शन रिसर्च को करता है, और यहाँ पर तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए हम किसका यूज करेंगे? एक्शन रिसर्च का। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन करता है ये क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च, कौन परफॉर्म करता है स्कूल में या इंस्टीट्यूट में? तो टीचर करता है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ टेंटेटिव प्रपोजिशन? टेंटेटिव स्टेटमेंट लिखा हो, टेंटेटिव प्रपोजिशन लिखना हो, जिसका कि परीक्षण किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस या परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 4, विच वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर? शोधकर्ता के द्वारा किस चर में हेरफेर किया जाता है? तो वो है स्वतंत्र चर। लेकिन याद रखिएगा, स्वतंत्र चर में किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रयोगात्मक शोध में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेजर टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल? स्वतंत्र चर के प्रभाव को देखने के लिए किसका मापन किया जाता है? तो स्वतंत्र चर है, कॉज है, कारण है। इफेक्ट किसमें देखेंगे? आश्रित चर पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी? अध्ययन के तहत व्यक्तियों या वस्तुओं के संपूर्ण समूह को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या या समष्टि या पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, a smaller representation of a population is known as what? जनसंख्या के एक छोटे प्रतिनिधित्व को किस रूप में जाना जाता है? तो सैंपल, जब छोटे या स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन की बात हो ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच सैम्पलिंग मेथड गिव्स एवरी मेंबर एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन? यानी 50-50 चांस, कोई भी जीत सकता है, तो बराबरी का चांस, इक्वल चांस जहां पर मिलेगा वो होगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। What is snowball sampling और यूज फॉर? किसके लिए उपयोग की जाती है? तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जनरली कठिन या छिपी हुई आबादी तक पहुंचने के लिए, जहां तक जनरल कोई पहुंच नहीं पाता। जैसे कि नेटवर्किंग के थ्रू क्या होता है? एक दूसरे को कनेक्ट करते जाते हैं, या चेन मेथड भी इसको कहा जाता है। तो स्नोबॉल को चेन भी कहते हैं, नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं, रीचिंग हार्ड टू रीच और हिडन पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये दोनों क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हर बार आते हैं, और पहला है क्वेश्चन नंबर 10 की वैलिडिटी क्या है इन रिसर्च में? तो एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड फाइंडिंग्स। जो भी हम रिसर्च टूल या इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हैं, उससे जो हमारा निष्कर्ष निकलता है उसकी सटीकता और सत्यता पे। रिलायबिलिटी, शोध में विश्वसनीयता को बताती है, यानी समय के साथ जब हम शोध करते रहते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें किस तरीके की कंसिस्टेंसी या निरंतरता रहती है या स्थिरता रहती है, उसको बताती है कि ये शोध में कितनी विश्वसनीयता है, कि हम दोबारा भी चेक करें तो हमारा रिजल्ट कैसा होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, कितना चेंज हुआ ये बताती है शोध में विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज बेस्ड ऑन अ नॉन न्यूमेरिकल डेटा लाइक वर्ड्स, नरेटिव्स? तो यहाँ पर क्या होगा? क्वालिटेटिव में आपकी फीलिंग्स हो गई, वर्ड्स हो गई, एटीट्यूड हो गया, नरेटिव्स हो गया, इसको शामिल किया जाता है। लेकिन जहां पर न्यूमेरिकल डेटा आएगा, न्यूमेरिकल डेटा जहां पर भी आएगा, स्टैटिक्स जहां पर भी आएगी, वहां क्या हो जाएगी? क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी मात्रात्मक शोध। एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एपीए, जब हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं तो आप किस स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं रेफरेंस राइटिंग लिखने के लिए? तो एपीए शैली, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका एक एपीए शैली हो गई, एक एमएलए शैली हो गई, फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी जिसको हम कहते हैं। बिना किसी, जैसे किसी का वर्क ले करके उसको बिना क्रेडिट दिए हम उसके विचारों या कार्य का जब हम उपयोग करते हैं, यूजिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट, तो उसे क्या कहेंगे, साहित्यिक चोरी। विच हाइपोथेसिस स्टेट्स, अब इन दोनों में देखिए आता है क्वेश्चन, तो पहले ये समझिएगा कि जब हम वेरिएबल्स की टेस्टिंग कर रहे हैं या परिकल्पना बताती है कि चरों के बीच में कोई, वेरिएबल के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, तो वो क्या होता है, नल हाइपोथेसिस होती है। जब हम रिसर्च या टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं या रिसर्च करना शुरू करते हैं, हम किससे शुरू करते हैं, H0 से करते हैं। अगर हमारी शून्य परिकल्पना फेल होती है, फिर हम कहाँ चले जाएंगे, H1 यानी कि ऑल्टरनेटिव पे। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के बीच में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, इसलिए दोनों को मैं एक साथ यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेम में। टाइप 1 एरर क्या होती है, टाइप 1 एरर को कहते हैं पहली बात तो अल्फा एरर, टाइप 2 को कहते हैं बीटा एरर, टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं और टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। टाइप 1 एरर तब होती है जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, एक सही है, सच्ची है, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, सही है लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, तो उसे कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव या टाइप 1 एरर। फेलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, अब हमारी नल हाइपोथेसिस गलत है लेकिन उसके बावजूद हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, एक्सेप्ट कर लिया, वहां पे क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव, टाइप 2 एरर यानी बीटा एरर। इन दोनों के बीच में भी आता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बीच में। तो सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट निष्कर्षों की तरफ चलते हैं, जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन, डिडक्टिव रीजनिंग। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल की तरफ चलते हैं, विशिष्ट अवलोकन से सामान्य सिद्धांत की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, इंडक्टिव रीजनिंग। व्हाट इज अ पायलट स्टडी, पायलट स्टडी क्या चीज है, मुख्य शोध से पहले आयोजित एक छोटे पैमाने का प्रारंभिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 23, साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मौजूदा ज्ञान को समझने और क्षेत्र में कमियों की पहचान करने के लिए, यानी हमें प्रीवियस कितनी नॉलेज है और अभी हमारे को कितनी नॉलेज है, इनके बीच का गैप पहचानने की कोशिश करने के लिए। रिसर्च का पहला ही पॉइंट क्या रहता है, रिसर्च का पहला पॉइंट है, पहला स्टेप जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम का होता है, पहले प्रॉब्लम पता लगाओ फिर रिसर्च रिव्यू करो। फिर आता है कि मापन के किस पैमाने पर पूर्ण शून्य बिंदु होता है, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है, तो अनुपात पैमाना, रेशियो स्केल। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है एग्जाम में। नॉमिनल स्केल तब इस्तेमाल होता है जब किसी चीज को कैटेगरी देनी हो, वर्गीकरण करना हो। क्वेश्चन नंबर 26, जब हमें रैंक देनी हो, क्रम में रखना हो, तो वहां ऑर्डिनल स्केल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लीकर्ट स्केल मेजर, लीकर्ट स्केल में किस चीज को मेजर किया जाता है, एटीट्यूड, ओपिनियन और लेवल ऑफ एग्रीमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट कॉल्ड, अनुसंधान परियोजना के खाके या रूपरेखा को क्या कहा जाता है, रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। याद रखिएगा, ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। व्हाट इज ट्रायंगुलेशन इन अ रिसर्च मैथोलॉजी, अनुसंधान पद्धति में त्रिकोणीकरण क्या है, एक ही घटना का अध्ययन करने के लिए कई विधियों या डेटा स्रोतों का उपयोग करना। ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगल बनता है 3 से, वैसे ही जब 2 से ज्यादा मल्टीपल मेथड्स का यूज करेंगे रिसर्च करने के लिए तो वहां पर क्या होगा, त्रिकोणीकरण। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज अ फंडामेंटल, अच्छा इन दोनों के बीच में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, देख लीजिए पहले। फंडामेंटल को ही बेसिक भी कहते हैं। तो मौलिक शोध क्या है, जहां पर ज्ञान का विस्तार करने और मुख्य सिद्धांतों के निर्माण के उद्देश्य से किया गया शोध होता है। और व्यवहारिक शोध की हमारी वास्तविक दुनिया या रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया शोध क्या कहलाता है, अप्लाइड रिसर्च। इन दोनों के बीच भी स्टेटमेंट हमेशा पूछा जाता है। विच फिलोसॉफी स्टेट दैट ट्रूथ इज ड्राइव फ्रॉम अ सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी जो हम प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं तो या अनुभव से, हम सेंसरी एक्सपीरियंस या एम्पेरिकल अनुभव से जब हम चीजों को समझते हैं तो उस दर्शन को क्या कहते हैं, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो यह तर्क देता है कि वास्तविकता को केवल अपूर्ण रूप से
और संभावित रूप से जाना जा सकता है, पूरे तरीके से नहीं जाना जा सकता, तो वो क्या होगा? उत्तर प्रत्यक्षवाद। व्हाट इज अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च वो शोध जो एक लंबी अवधि में एक ही विषयों का बार बार अध्ययन करती है। रिसर्च दैट स्टडी द सेम सब्जेक्ट रिपीटेडली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। एक ही शोध हम कर रहे हैं, एक ही विषय पे कर रहे हैं और एक लंबे समय तक कर रहे हैं। और क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है ये देख लीजिए। वो शोध जो एक ही समय में लोगों के विभिन्न समूहों का अवलोकन करता है। क्रॉस सेक्शनल जहां पर एक ही विषय हो वहां लॉन्गिट्यूडनल, जब एक से ज्यादा विषय या ग्रुप्स हो तो वहां पर क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल। एक ही समय में ग्रुप्स ऑफ पीपल का जब हम अवलोकन करते हैं या ज्यादा हम एक ही विषय को ना लेके ज्यादा विषयों पर शोध करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है उनमें, तो वहां क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो जाएगी। इन दोनों के बीच में भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं? जो ओरिजिनल है, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पार्टिसिपेंट और एक्सपेरिमेंट। जैसे कि जनगणना करने के लिए आपके पास आई हो, तो वो डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, जो फील्ड पे जाके कलेक्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जो सेकेंड हैंड होता है, जो ऑलरेडी पहले से कलेक्टेड किया जा चुका है, पब्लिश्ड बाय समवन एल्स, जैसे कि बुक्स में, जर्नल्स में और रिपोर्ट्स में। व्हाट इज एन एथनोग्राफिक रिसर्च स्टडी? एथनोग्राफिक या नरवंश विज्ञान क्या है? तो ये एक गुणात्मक शोध है। नरवंश विज्ञान गुणात्मक है क्योंकि स्टैटिक्स का यूज तो हो नहीं रहा। किसी विशिष्ट संस्कृति या समुदाय का विस्तृत अध्ययन करना, ये कुछ कुछ केस स्टडी जैसा है, ठीक है। लेकिन नरवंश विज्ञान किसी संस्कृति, किसी कल्चर, किसी कम्युनिटी के बारे में जानकारी लेना, उन्हीं के ही परिवेश में रह के। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? एक्सपेरिमेंटल में कॉज एंड इफेक्ट होता है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसी में हम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सट्रेनियस यानी बाहरी चर को भी कंट्रोल कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल में। क्वेश्चन नंबर 40, अब एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है? जो घटना पहले हो चुकी है उसके बाद किया जाने वाला शोध। अब एक्स पोस्ट फैक्टो जो है, इसमें क्या होता है? हम स्वतंत्र चर पे कुछ नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि घटना हो चुकी है, उसके बाद हम कर रहे हैं। तो इसमें किस पे प्रभाव, किसमें हम कोई चीज कर सकते हैं या देख सकते हैं? तो वो है इफेक्ट में। कॉज में कुछ नहीं कर सकते, स्वतंत्र चर में नहीं, सिर्फ आश्रित चर को देख सकते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च, इसमें मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकते, इसमें डेटा के हेर फेर कर नहीं सकते, इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, नहीं तो किसका सामना करना पड़ेगा? क्रिटिसिज्म का या आलोचना का। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, हिस्टोरिकल रिसर्च में किस चीज का सामना करना पड़ता है अगर हम हेर फेर करते हैं? तो आलोचना का सामना करना पड़ता है। वर्तमान भविष्य पर उनके प्रभाव को समझने के लिए अतीत की घटनाओं का अध्ययन, इसमें हेर फेर नहीं कर सकते आप। केस स्टडी क्या है? इन डेप्थ डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, ग्रुप और इवेंट। जैसे कोर्ट में कोई केस होता है तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की ही बारे में पूरी जानकारी होती है ना, सेम यही है कि एक सिंगल इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति, समूह या घटना की गहन और विस्तृत जांच करने को क्या कहेंगे हम? केस स्टडी। व्हाट इज फेनोमेनोलॉजी? ये सारी गुणात्मक शोध में है, याद रखिएगा। गुणात्मक शोध यानी आपकी अगर हम बात करें गुणात्मक शोध की, क्वालिटेटिव की, तो फेनोमेनोलॉजी हो, ग्राउंडेड थ्योरी हो, केस स्टडी हो, सब उसी में है। फेनोमेनोलॉजी घटना विज्ञान, किसी अवधारणा के संबंध में व्यक्ति के जीवित अनुभव और दृष्टिकोणों का अध्ययन करना। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लिव्ड एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्सेप्ट, फेनोमेनोलॉजी घटना विज्ञान। ग्राउंडेड थ्योरी, ये भी आपकी गुणात्मक शोध है, क्वालिटेटिव है। एक आगमनात्मक विधि है, इंडक्टिव मेथड है, जहां एकत्र किए गए डेटा से व्यवस्थित रूप से सिद्धांत विकसित किए जाते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी जहां पे सिद्धांत विकसित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अनुसंधान नैतिकता में सूचित सहमति का क्या उद्देश्य है? कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट का क्या मतलब होता है? ये सुनिश्चित करता है कि प्रतिभागी अध्ययन को समझे और बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से शामिल हो, यानी वो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहिए। एनोनिमिटी, भागीदारी में अनामिकता का क्या अर्थ है? अनुसंधान प्रतिभागियों की पहचान को सभी से पूरी तरीके से छुपा के रखना, एनोनिमिटी यानी कि गुप्त रखना उनकी पहचान को। फोकस ग्रुप,
ये भी आपके किस में आता है? फोकस ग्रुप डिस्कशन। गुणात्मक अंतर्दृष्टि एकत्र करने के लिए लोगों के एक छोटे समूह के साथ एक निर्देशित चर्चा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी इलेक्शन आने वाला होता है तो चौपाल लग जाती है या कहीं पर पर्टिकुलर स्थान पे जाकर के छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके वहां चर्चा की जाती है, तो वो क्या होता है? फोकस ग्रुप डिस्कशन। यानी कुछ लोगों का ग्रुप बना करके क्वालिटेटिव इंसाइट ली जाती है, गुणात्मक अंतर्दृष्टि। व्हाट इज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? जहां स्ट्रक्चर होगा वहां पे क्या होगा? क्वांटिटेटिव। समान प्रश्नों के पूर्व निर्धारित मानकीकृत सेट के साथ लिया गया साक्षात्कार। हमें पता है, हमने पहले से ही एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि ये चीजें पूछनी है, तो वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। व्हाट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन? मुक्त अंतः प्रश्न क्या होता है? एक प्रश्न जो उत्तरदाताओं को अपने शब्दों में स्वतंत्र रूप से उत्तर देने की अनुमति देता है। ये नहीं कि आपको यस में टिक करना है या नो में टिक करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुला, जैसे कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं या हम लोग लघु क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन हमारे सामने होता है लेकिन हम अपने अनुसार उसमें उत्तर को दे सकते हैं, तो वो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं? ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 50। क्लोज एंडेड जैसे कि आप यस या नो करिए या मल्टीपल ABCD में से ही चुनिए, आपको ज्यादा नहीं लिखना है। तो जैसे एग्जाम में आप देखते हो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो आपके कैसे होते हैं? ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन विद अ फिक्स सेट ऑफ रिस्पॉन्स। 51 व्हाट इज अ सैम्पलिंग एरर? प्रतिचयन त्रुटि क्या है? नमूना सांख्यिकी और वास्तविक जनसंख्या मापदंडों के बीच का अंतर। नमूना सांख्यिकी यानी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सैंपल स्टैटिक्स एंड एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर, उसे हम क्या कहेंगे? सैम्पलिंग एरर। व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? जनसंख्या को उप समूह यानी स्ट्रेटा में विभाजित करना और फिर यादृच्छिक नमूने लेना। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ये कैसी होती है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड। डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप, सब ग्रुप को क्या कहेंगे? स्ट्रेटा, एंड देन टेकिंग रैंडम सैम्पलिंग। कोटा सैंपलिंग कैसी होती है? एक गैर संभाव्यता विधि जहां शोधकर्ता निश्चित कोटे के आधार पर नमूनों का चयन करता है। नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड वेयर रिसर्चर सिलेक्ट सैंपल बेस्ड ऑन अ फिक्स कोटा, ये होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। पर्पसिव सैंपलिंग कैसी होती है? ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है। पूछा जाता है इनमें से बताइए कौन कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी है। पर्पसिव सैंपलिंग क्या है? कोटा सैंपलिंग क्या है? तो पर्पसिव सैंपलिंग उद्देश्यपूर्ण, एक गैर संभाव्यता विधि जहां विषयों को शोधकर्ता के निर्णय के आधार पर चुना जाता है। उसको पता है कि मुझे क्या काम लेना है किससे, और उसी के आधार पर हमने जो है नमूने चुने। बिब्लियोमेट्रिक्स क्या चीज होती है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बुक्स, आर्टिकल और अदर पब्लिकेशन, पुस्तकों, लेखों या अन्य प्रकाशनों का सांख्यिकी विश्लेषण बिब्लियोमेट्रिक्स कहलाता है। H इंडेक्स क्या मापता है? H इंडेक्स में क्या देखते हैं, क्या मापता है? द प्रोडक्टिविटी एंड साइटेशन इम्पैक्ट ऑफ अ स्कॉलर पब्लिकेशन, किसी विद्वान या किसी स्कॉलर के प्रकाशनों की उत्पादकता और उसके साइटेशन यानी उद्धरण के प्रभाव को H इंडेक्स मापता है। What is the impact factor? H इंडेक्स इम्पैक्ट फैक्टर अभी रिसेंटली एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चन है। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? उस जर्नल में प्रकाशित हालिया लेखों के औसत उद्धरणों की संख्या को दर्शाने वाला एक उपाय। A measure reflecting the average number of citation to recent article published in that journal. Peer review एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। Peer review क्या है? Evaluation of a research work by independent expert in the same field बिफोर पब्लिकेशन, प्रकाशन से पहले उसी क्षेत्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा। मान लीजिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ही जो स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, उन्हीं के द्वारा शोध कार्यों का मूल्यांकन करना। शोध प्रबंध क्या होता है या शोध थीसिस क्या होती है? एक लंबा दस्तावेज जो डिग्री के लिए प्रस्तुत लेखक के शोध और निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। जब आपको पीएचडी करनी है तो लॉन्ग डॉक्यूमेंट प्रेजेंटिंग द ऑथर रिसर्च एंड फाइंडिंग सबमिटेड फॉर अ डिग्री। अबस्ट्रैक्ट क्या चीज होती है? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रीफ समरी ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल, थीसिस और रिव्यू, सार, किसी चीज का सार, संक्षिप्त सारांश, किसी शोध लेख, शोध प्रबंध या समीक्षा का एक संक्षिप्त सारांश होती है। इंपेरिकल, इंपेरिकल का मतलब अनुभवजन्य, जो अनुभव से हो।
सिद्धांत के बजाय जब हम सीधे अवलोकन या प्रयोगों पर आधारित अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्पिरिकल स्टडी करेंगे। व्हाट इज अ कंट्रोल ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग में नियंत्रण समूह क्या होता है, द ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट यूज एज अ बेंचमार्क, वह समूह जिसे प्रयोगात्मक उपचार नहीं मिलता है, जिसका उपयोग बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, प्रयोगात्मक जो समूह है, एक प्रयोग वह समूह जो परीक्षण किए जा रहे चर या उपचार को प्राप्त करता है। द ग्रुप in an experiment that receive the variable or a treatment being tested। ठीक है, यहां तक जिसको भी क्वेश्चन समझ में आ रहे हो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, हैथ्रोनस इफेक्ट किसे कहते हैं, अवलोकन किए जाने की जागरूकता के कारण विषयों द्वारा अपने व्यवहार में बदलाव करना, ऑल्टरनेशन ऑफ बिहेवियर बाय सब्जेक्ट ड्यू टू देयर अवेयरनेस ऑफ बीइंग ऑब्जर्व, उसे हम कहते हैं हाथ्रॉन प्रभाव। अवलोकन किए जाने की जागरूकता के कारण विषयों द्वारा अपने व्यवहार में बदलाव करना। 65, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, जिसे हम बाहरी चर कहते हैं, और बाहरी चर को कौन कंट्रोल करता है, प्रयोगात्मक। अवांछित चर जो किसी प्रयोग के परिणामों को प्रभावित कर सकता है, अनडिजायर्ड वेरिएबल दैट माइट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज अ कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भ्रामक चर क्या होता है, एक बाहरी चर जो स्वतंत्र और आश्रित दोनों चरों के साथ सह संबंधित होता है, उसे कहते हैं भ्रामक, भ्रम पैदा करता है। एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल दैट कोरिलेट विद बोथ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी अल्फा क्या है, शून्य परिकल्पना के वास्तव में सत्य होने पर उसे स्वीकार अस्वीकार करने की संभावना आमतौर पर 0.05, यानी नल हाइपोथेसिस में जो हमारी टाइप 1 एरर होती है उसे आप क्या कहेंगे, अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। व्हाट डज पी वैल्यू लेस देन 0.05 इंडिकेट, अगर हमारा पी मान 0.05 से कम है तो क्या दर्शाएगा कि परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है और शून्य परिकल्पना को खारिज किया जा सकता है। द रिजल्ट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, अगर 0.05 से कम है पी वैल्यू देन द नल हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड। विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट कंपेयर द मीन ऑफ एग्जैक्टली टू ग्रुप, दो सांख्यिकीय परीक्षण ठीक दो समूहों के साधनों की तुलना करता है, यानी जहां पर दो छोटे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, डेटा को हम तुलना करते कंपेयर करते हैं, तो वहां क्या होगा, जहां पर भी मीन आ जाए, औसत आ जाए, टी टेस्ट। अनोवा टेस्ट का फुल फॉर्म आ चुका है, अनोवा का फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, प्रसरण का विश्लेषण। व्हेन इज अनोवा यूज, अनोवा को हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब एक साथ 3 या अधिक समूह के साधनों की तुलना करने के लिए। टू कंपेयर द मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप साइमल्टेनियसली, तो एक साथ 3 या अधिक समूह के साधनों की तुलना करने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट पहली बात तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जिसका उपयोग श्रेणीबद्ध चरों के बीच में संबंध निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पैरामेट्रिक और गैर पैरामेट्रिक के बीच का अंतर क्या है, पैरामेट्रिक सामान्य डेटा वितरण करते हैं और गैर पैरामेट्रिक ऐसा नहीं मानते। नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैरामेट्रिक में और नॉन पैरामेट्रिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ +1 इंडिकेट, अगर +1 का सहसंबंध है, अगर +1 का सहसंबंध है तो गुणांक क्या दर्शाएगा, एक पूर्ण सकारात्मक रैखिक संबंध, क्योंकि प्लस है, पॉजिटिव है, तो परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। What does a correlation coefficient of 0 indicate, अब 0 अगर दिखाता है तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। डज कोरिलेशन इम्प्लाई कॉजिंग, क्या सहसंबंध का तात्पर्य कार्य कारण से है, तो नहीं, सहसंबंध एक संबंध दिखाता है लेकिन ये साबित नहीं करता है कि एक दूसरे का कारण बनता है। ऑन्टोलॉजी क्या है, वास्तविकता और अस्तित्व की प्रकृति से संबंधित दर्शन की शाखा। ऑन्टोलॉजी द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी डीलिंग विद द नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान का विज्ञान, ज्ञान की प्रकृति, दायरे और प्राप्ति से संबंधित दर्शन की शाखा। व्हाट इज मैथोलॉजी इन रिसर्च, अब हम रिसर्च मैथोलॉजी की बात करें तो वो क्या है कि हमारी रिसर्च के क्षेत्र में हम जिस भी मेथड का यूज करें हैं, जिन भी थ्योरीज का यूज करें,
उसके बारे में। सिस्टमैटिकल थियोरेटिकल एनालिसिस ऑफ द मेथड अप्लाइड टू अ फील्ड ऑफ स्टडी। ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80, क्रियात्मक शोध का चक्र क्या है या स्टेप्स क्या है? तो PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। व्हाट इज अ रिसर्च प्रपोजल? रिसर्च प्रपोजल क्या है? अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द प्लान, जस्टिफिकेशन, मैथोलॉजी ऑफ प्रपोज्ड स्टडी। एक दस्तावेज जो प्रस्तावित अध्ययन की योजना, औचित्य और कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। व्हाट इज अ लिटरेचर गैप? साहित्य अंतराल क्या है? अध्ययन के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र या प्रश्न जिसका पर्याप्त रूप से पता नहीं लगाया गया, अभी भी उस जगह पे काम होना बाकी है, अभी पूरी तरीके से उस फील्ड पर काम नहीं हुआ है, वो बताता है लिटरेचर गैप। सामग्री विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? तो सामग्री विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस गुणात्मक डेटा के भीतर कुछ शब्दों, विषयों, अवधारणाओं की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शोध उपकरण। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ साइटेशन? साइटेशन का उपयोग क्यों करते हैं? जानकारी के मूल सोर्स यानी जो ओरिजिनल सोर्स है उसको एक्सेप्ट करके साहित्यिक स्टोरी से बचने के लिए। व्हाट इज एन एंड नोट? एंड नोट क्या चीज है? दस्तावेज या अध्याय के बिल्कुल अंत में रखा गया नोट या उद्धरण। साइटेशन और नोट प्लेस्ड एट द एवरी एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। एंड नोट लास्ट में होता है डॉक्यूमेंट के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज फुट नोट? पेज के निचले हिस्से में रखा गया उद्धरण या नोट। एंड नोट अध्याय के बिल्कुल अंत में, एट द वेरी एंड ऑफ डॉक्यूमेंट और चैप्टर। और फुट नोट पेज के निचले हिस्से में जब कोई नोट लिखा जाता है। IBID का क्या मतलब होता है रेफरेंसिंग में? तो IBID मतलब ठीक पिछले संदर्भ के समान ही स्थान या स्रोत में, इन द सेम प्लेस और सोर्स एज अ इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेफरेंस। व्हाट इज बिब्लियोग्राफी? ग्रंथ सूची क्या है? शोध के दौरान परामर्श किए गए सभी स्रोतों की एक पूरी सूची, चाहे वो उद्धृत हो या ना हो। कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस कंसल्टेड ड्यूरिंग रिसर्च वेदर साइटेड और नॉट। क्रॉस टैबुलेशन क्या है? क्रॉस टैबुलेशन एक मैट्रिक्स तालिका जो 2 या 2 से अधिक श्रेणीबद्ध चरों के संयुक्त वितरण को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज अ डाटा क्लीनिंग? डाटा क्लीनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड करेक्टिंग एरर्स, डुप्लीकेट्स और मिसिंग वैल्यू इन रॉ डेटा। कच्चे डेटा में त्रुटियों, डुप्लीकेट या गायब मानों की पहचान करने, उन्हें ठीक करने के लिए होती है डेटा क्लीनिंग। यहां से क्वेश्चन आता है 91, 92 स्टेटमेंट वाला कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? एक चर जो केवल विशिष्ट या अलग मान ले सकता है, जैसे कि पूर्ण संख्याएं। अ वेरिएबल दैट कैन टेक ओनली स्पेसिफिक या डिस्टिंक्ट वैल्यू। और कंटिन्यूअस वेरिएबल एक चर जो एक सीमा के भीतर अनंत मान ले सकता है। ये केवल स्पेसिफिक को ले सकता है और ये अनंत मान ले सकता है, जैसे ऊंचाई या समय। इन दोनों के बीच में अभी जनवरी 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है। ऑब्जेक्टिविटी रिसर्च एंड सब्जेक्टिविटी इन रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिविटी होना जरूरी है रिसर्च में, किस लिए? क्योंकि इससे पूर्वाग्रह के बिना हम शोध कर सकते हैं, निष्कर्षों में शुद्धता बनी रहती। कंडक्टिंग रिसर्च विदाउट पर्सनल बायसनेस, कीपिंग फाइंडिंग प्योरली फैक्ट बेस्ड। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि व्यक्तिगत भावनाओं, विचारों या व्याख्याओं से प्रभावित एक दृष्टिकोण, एन अप्रोच इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग, ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन। हो सकती है बायसनेस सब्जेक्टिविटी में, इसीलिए कहा जाता है कि रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत है। What is the primary role of ICT in research? To enhance data collection, analysis, accessibility and communication efficiency. Question number 96. जनरल प्रकाशन में ओपन एक्सेस का क्या मतलब है? वह साहित्य जो डिजिटल, ऑनलाइन, निशुल्क और अधिकांश कॉपीराइट प्रतिबंधों से मुक्त हो। ओपन एक्सेस कोई भी यूज कर सकता है, किसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई कॉपीराइट की जरूरत नहीं है। लिटरेचर दैट इज डिजिटल, ऑनलाइन, फ्री ऑफ चार्ज एंड फ्री ऑफ मोस्ट कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, यहां से क्वेश्चन आता है सेमिनार क्या होता है और वर्कशॉप क्या होती है। तो सेमिनार देखिए, शोध संगोष्ठी जिसको हम कहते हैं रिसर्च सेमिनार, एक छोटी समूह बैठक जहां छात्र या शोधकर्ता मार्गदर्शन में
विशिष्ट विषयों पर चर्चा करते हैं। रिसर्च सेमिनार क्या होता है? स्मॉल ग्रुप मीटिंग वेयर स्टूडेंट रिसर्चर्स डिस्कस स्पेसिफिक टॉपिक्स अंडर गाइडेंस। और रिसर्च वर्कशॉप क्या होती है? एन इंटरेक्टिव हैंड ऑन सेशन फोकसिंग ऑन डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल और टेक्निक। व्यवहारिक कौशल या तकनीकों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाला इंटरैक्टिव सत्र, यानी यहाँ पर स्किल्स को बढ़ावा दिया जाता है। हैंड ऑन सेशन होता है जहां पर वर्कशॉप होती है। तो रिसर्च सेमिनार, रिसर्च वर्कशॉप में कोई भी आएगा, आप इससे आंसर आराम से कर पाएंगे। व्हाट इज अ रिसर्च कॉन्फ्रेंस? शोध सम्मेलन क्या है? तो अ लार्ज फॉर्मल मीटिंग, अब ये बड़ी है, एक लार्ज फॉर्मल मीटिंग वेयर रिसर्चर्स प्रेजेंट फाइंडिंग टू अ ब्रॉड एकेडमिक कम्युनिटी, एक बड़ी औपचारिक बैठक जहां शोधकर्ता एक व्यापक शैक्षणिक समुदाय को निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। What is the main goal of शोध गंगा प्रोजेक्ट इन इंडिया? भारत में जो शोध गंगा पोर्टल है या परियोजना है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधों और शोध निबंधों के लिए डिजिटल भंडार प्रदान करना। शोध गंगा अ डिजिटल रेपोजिटरी फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको 100 वन लाइनर क्वेश्चन करवा दिए हैं यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड के। अगर आपको वीडियो और क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि कुछ नया कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे भी जरूर अपना फीडबैक दें कि आपको क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप क्लास देखना चाहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें, जिससे कि एग्जाम तक हमारे सारे टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।